आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे हमारी अर्थ की। जो हमारी अर्थ है उसके कॉन्टिनेंट एंड ओशियन शुरुआत में इस तरह से नहीं थे जिस तरह से इस इमेज में दिखा रखा है। शुरुआत में वो इस तरह से थे। तो हमारी अर्थ के अंदर क्या जियोलॉजिकल और क्लाइमेटोलॉजिकल चेंजेस आए कि जिस वजह से हमारी अर्थ के ओशियन एंड कॉन्टिनेंट इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आए। तो इसको लेकर चार इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी गई थी। कौन कौन सी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेंशनल करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और इस चैप्टर में इन्हीं चार थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि एसएससी में इन पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। और ये थ्योरी दी थी अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 के अंदर। उन्होंने अपनी थ्योरी में ये बोला कि आज से 200 मिलियन साल पहले या 20 करोड़ साल पहले हमारी अर्थ पर केवल एक ही लैंडमास एग्जिस्ट करता था। मतलब आज जो 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं वो पहले एक ही थे। और उस बड़े कॉन्टिनेंट को नाम क्या दिया गया? उन्होंने पेंजिया नाम दिया गया। और उस पेंजिया के चारों ओर जो ओशन था उसको पेंथालासा बोला गया। देखो यहाँ पे ये जो भूभाग है, ये जो लैंडमास है, ये बोला गया उसको पेंजिया। और इसके चारों ओर जो ओशन है उसको बोला गया पेंथालासा। फिर हुआ ये कि 200 मिलियन साल पहले या 20 करोड़ साल पहले जो सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको नाम दिया गया था पेंजिया, वो स्प्लिट होना शुरू हुआ। और वो स्प्लिट क्यों हुआ? एक सी था जिसका नाम था टेथिस। उस सी की वजह से वो स्प्लिट हुआ और दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। तो ऊपर वाले पार्ट को तो लोराशिया या अंगारा बोला गया और जो नीचे वाला पार्ट था उसको बोला गया गोंडवाना। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये पेंजिया था पहले, एक सुपर कॉन्टिनेंट था जो एक ही लैंडमास था पूरे अर्थ पे। लेकिन बाद में ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। किसकी वजह से? एक सी था टेथिस सी। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो वाटर है, इसको टेथिस सी बोला जाता है। एग्जाम में इसको लेकर क्वेश्चन भी पूछा गया कि देखो यहाँ पे कौन सा सी होता है? यहाँ पे होता है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। और क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो भूमध्य सागर है वो किसका पार्ट है? तो वो आंसर था उसका टेथिस सी का पार्ट है वो। अब देखो क्वेश्चन इसमें यह पूछा जाता है कि जो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये कौन से लैंड का पार्ट थे? ये पार्ट थे गोंडवाना लैंड का। और जो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया किसका पार्ट थे? लोराशिया या अंगारा लैंड का पार्ट थे। अब बात ये आती है कि जो हमारा इंडिया है वो तो एशिया का पार्ट है। अगर एशिया का पार्ट है तो वो किसका होना चाहिए था? लोराशिया या अंगारा लैंड का पार्ट होना चाहिए था, जबकि वो किसका है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो हुआ ये कि जो इंडियन प्लेट जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट था वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट होता होता यूरोपियन प्लेट से टकराया और यहाँ पे जाके मर्ज हो गया। और इसी टकराव की वजह से यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन भी होता है। और ये सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिनमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो डेक्कन प्लेट्यू और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो पहले किसका पार्ट थे? वो गोंडवाना लैंड का पार्ट थे। देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये हमारा इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है। और यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू है। पेनिनसुलर क्या होता है कि जो एरिया पानी से तीन ओर से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर पार्ट बोलते हैं। और ये वाला किसका हिस्सा थे? ये वाले गोंडवाना लैंड का पार्ट थे पहले। फिर पूछता है कि जो साउथ अमेरिका, अरेबिया, मेडागास्कर, इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये पहले किसका पार्ट थे? ये गोंडवाना लैंड का पार्ट थे। देखो ये सारे पार्ट किसके थे? गोंडवाना के पार्ट थे। और ये वाले जो कंट्री है, देखो ये वाला, ये आइलैंड कंट्री है, ये कौन सा है? ये मेडागास्कर है जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। फिर ये पूछता है कि टेक्टोनिक शिफ्ट से पहले जहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे हिमालय है वो किसके द्वारा ऑक्यूपाई करा गया था? तो उसका आंसर है टेथिस सी। देखो इधर, ये जब इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो यहाँ पर टकराने से हिमालय का फॉर्मेशन होता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हिमालय के फॉर्मेशन से पहले यहाँ पर क्या था? जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि ये वाला पूरा हिस्सा ये टेथिस सी का पार्ट है। ओके, तो हिमालय बनने से पहले ये क्या था? यहाँ पे टेथिस सी था इस जगह। फिर पूछता है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो मेनलैंड से सेपरेट किसके द्वारा होता है? तो वो आंसर है टेथिस सी। मतलब ये जब इंडियन प्लेट यहाँ पे जब पे टकराती है तो टकराने से पहले, मेनलैंड से टकराने से पहले यहाँ पर क्या था? यहाँ पे था टेथिस सी। अब देखो जब वैगनर ने ये थ्योरी दी तो लोगों ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि मान लिया कि पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया और वो दो पार्ट्स अंगारा और गोंडवाना लैंड में स्प्लिट हो गया। बट ये बताओ कि ये जो ड्रिफ्ट था वो हुआ क्यों और क्या रीजन थे इनके पीछे ड्रिफ्ट होने के? तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन करा कि जो सुपर कॉन्टिनेंट में ड्रिफ्ट हुआ वो दो डायरेक्शन में हुआ। कौन कौन से? एक तो इक्वेटर की तरफ और दूसरा वेस्टवर्ड की तरफ। अब जो इक्वेटर की तरफ ड्रिफ्ट हुआ वो तीन फोर्सेस के इंट्रैक्शन की वजह से हुआ। कौन कौन से? ग्रेविटी, पोल फ्लिंग फोर्स और बियोन्सी। और वेस्ट की तरफ जो ड्रिफ्ट हुआ वो टाइडल फोर्स की वजह से हुआ था। अब देखिए पोल फ्लिंग फोर्स, टाइडल फोर्स और बियोन्सी क्या होता है इनको समझते हैं, क्योंकि एसएससी में इन पर क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन ये पूछा गया कि किन फोर्सेस की वजह से हमारे कॉन्टिनेंट्स के अंदर ड्रिफ्ट हुआ? तो वो थे पोलर फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स। फिर पूछा गया कि जो पोलर फ्लिंग फोर्स है वो किससे रिलेटेड है? तो वो रोटेशन ऑफ अर्थ से रिलेटेड है। अब ये कैसे है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है वो पोल्स के ऊपर से फ्लैट होती है
और जो इक्वेटर होती है वहाँ से थोड़ी बल्ज होती है, थोड़ी मोटी होती है। इसी वजह से इक्वेटर पे जो हमारे अर्थ की रेडियस है वो ज़्यादा होती है और पोल्स पे रेडियस कम होती है। अब देखो इसमें होता ये है कि जब हमारी अर्थ रोटेट करती है तो जो इक्वेटर पे रखी हुई कोई भी चीज़ वो ज़्यादा फास्ट मूव करेगी पोल्स पे रखी हुई चीज़ के कंपैरिजन में। अब ज़्यादा फास्ट मूव करेगी तो जो इक्वेटर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जो अपकेंद्रीय बल होता है वो ज़्यादा होगा और इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो हमारा लैंडमास है वो इक्वेटर की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को पोलर फ्लिंग फोर्स बोलते हैं। और जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताया कि जो हमारे मून और सन है वो हमारी अर्थ के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उसको क्या बोलते हैं, टाइड फोर्स बोलते हैं। अब हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो एसएससी में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन ये था कि 200 मिलियन ईयर्स पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था पेंजिया। अब देखो पेंजिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ऑल लैंड्स, मतलब जितनी भी भूमि है वो सारी की सारी, उसको बोलते हैं पेंजिया। फिर क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो किसने दी थी? वो दी थी एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया है। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि वो कौन सा लैंडमास है जिससे स्प्लिट होकर प्रेजेंट टाइप पे जो कॉन्टिनेंट्स बने, तो उसका नाम था पेंजिया। अब देखो सेम क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में पूछा गया था कि वो जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो किसने दी थी? वो दी थी अल्फ्रेड वेगनर ने। फिर पूछा गया कि जो मेगा ओशियन है जो सिंगल कॉन्टिनेंट मास को सराउंड करता था उसका नाम क्या था? उसका नाम था पैंथालासा। ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ऑल वाटर, मतलब जितना भी अर्थ में पानी है उसको पैंथालासा बोलते हैं ग्रीक के अंदर। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर जो इवेंट्स हुए उनको सीक्वेंस में बताओ ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट के अंदर। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले ओपनिंग ऑफ नॉर्थ अटलांटिक हुआ था, फिर बाद में अफ्रीका साउथ अमेरिका अलग हुए, फिर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका अलग हुए, फिर जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई और हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, और सबसे लास्ट में टेथिस सी जो था वो कंप्लीट क्लोज हुआ और वहां से मेडिटेरियन सी का फॉर्मेशन हुआ। अब हम बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, और इसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी अर्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसी है। तो हमारी अर्थ मेनली 3 लेयर्स की बनी हुई है। कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब बात यह आती है कि इन लेयर्स को किस बेस पे डिवाइड करा है। तो हमारी अर्थ को सीज्मिक वेव्स की प्रॉपर्टीज के बेस पे 3 लेयर्स में डिवाइड करा है। अब ये सीज्मिक वेव्स क्या होती हैं इनको थोड़ा समझ लेते हैं। जब हमारी अर्थ में अर्थक्वेक आता है या भूकंप आता है तो एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी वेव्स की फॉर्म में रिलीज होती है। ये इसी तरीके से होती हैं जब हम पानी में पत्थर फेंकें तो जो रिपल्स क्रिएट होती हैं, जो लहरें पैदा होती हैं, उसी तरीके से हमारी अर्थ में भी वेव्स क्रिएट होती हैं और इन्हीं वेव्स को सीज्मिक वेव्स बोला जाता है। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो फोकस और एक एपिसेंटर। फोकस वो पॉइंट होता है हमारी अर्थ के अंदर जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, और इसी फोकस के वर्टिकल हमारी अर्थ सरफेस पे जो पॉइंट होता है उसको एपिसेंटर बोला जाता है। अब यहाँ पे जो सीज्मिक वेव हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो सरफेस वेव और एक बॉडी वेव्स। सरफेस वेव्स वो वेव्स होती हैं जो अर्थ की सरफेस पे ट्रैवल करती हैं और ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। मतलब जब अर्थक्वेक आता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं सरफेस वेव्स की वजह से होता है। इनको एल वेव्स के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे एल की फुल फॉर्म है लव। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लव, उन्हीं के नाम पे इसका रखा गया है। फिर हम बात करेंगे बॉडी वेव्स की। बॉडी वेव्स वो वेव्स होती हैं जो अर्थ के इंटीरियर में ट्रैवल करती हैं और ये 2 टाइप की होती हैं, एक तो प्राइमरी वेव्स और एक सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स को पी वेव्स के नाम से जाना जाता है और ये सीस्मोग्राफ को हिट करने वाली सबसे पहली वेव्स होती हैं क्योंकि इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है और ये तीनों मीडियम में ट्रैवल करती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और यहाँ पे जो उनकी स्पीड होती है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में कम होती है और फिर गैस में सबसे कम होती है। फिर सेकेंडरी वेव्स को एस वेव के नाम से भी जाना जाता है और ये सेकंड होती है सीस्मोग्राफ को हिट करने में, और इनकी जो स्पीड होती है वो प्राइमरी वेव से कम होती है और ये केवल और केवल सॉलिड मीडियम में ट्रैवल करती हैं। बाकी अदर 2 मीडियम्स में ये ट्रैवल नहीं करती हैं। अब देखो इस डायग्राम में जो व्हाइट एरो से दिखा रखा है वो सेकेंडरी वेव्स हैं और जो ब्लैक एरो से दिखा रखा है वो प्राइमरी वेव्स हैं। अब हुआ ये कि जब अर्थक्वेक आया तो हमारे साइंटिस्ट ने उसे ऑब्जर्व करा और उन्होंने ये पाया कि जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो एक डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद में रुक जाती हैं, आगे ट्रैवल नहीं करती हैं, और जो प्राइमरी वेव्स हैं उनके पाथ में भी डिफ्लेक्शन आता है और ये इनकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। तो इस बात से उन्हें ये आइडिया लगा कि हो सकता है यहाँ पे लिक्विड हो हमारी अर्थ के अंदर। फिर फर्दर उन्होंने प्राइमरी वेव्स को और ऑब्जर्व करा तो उन्होंने फिर से एक डिफ्लेक्शन देखने को मिला और जो प्राइमरी वेव्स की जो स्पीड है वो भी तेज हो गई। तो इस बात से उनको ये आइडिया लगा कि हो सकता है यहाँ पे सॉलिड होगा हमारी अर्थ के अंदर, और इसी तरीके से उन्होंने हमारी अर्थ को लेयर्स में डिवाइड करा। अब देखो यहाँ पे पी वेव शैडो जोन क्या है। अब देखो जब ये पी वेव्स यहाँ पे जो डिफ्लेक्ट हो जाती है तो इस एरिया में पी वेव्स होती नहीं है, इसी वजह से इसको पी वेव शैडो जोन बोला जाता है।
तो हमारी अर्थ को सीज्मिक वेव्स की प्रॉपर्टीज के बेस पे 3 लेयर्स में डिवाइड करा है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्रस्ट की। क्रस्ट हमारे अर्थ की अपर मोस्ट लेयर होती है और ये सबसे थिनेस्ट भी होती है, सबसे पतली भी होती है। यहाँ पे देखो जो सबसे ऊपर की जो लेयर है वो हमारी अर्थ की क्रस्ट है। और ओशियनिक क्रस्ट किसको बोलते हैं? जो ओशन के नीचे की जो क्रस्ट होती है उसको ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं, और जो कॉन्टिनेंट्स के नीचे की जो क्रस्ट होती है उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। अगर मैं इसकी एवरेज थिकनेस की बात करूं तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो एवरेज थिकनेस या मोटाई है वो कितनी होती है? वो 5 किलोमीटर होती है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की एवरेज थिकनेस होती है 30 किलोमीटर। और अगर मैं हिमालयस के आसपास की बात करूं तो वहाँ की जो एवरेज थिकनेस होती है वो होती है 70 किलोमीटर। अब देखो हमारी अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है उनमें जो मेन मिनरल्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं सियाल, मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम। और जो ओशियनिक क्रस्ट होती है उसमें जो मेन मिनरल्स पाए जाते हैं वो होते हैं सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। अब देखो यहाँ पे जो हमारी क्रस्ट है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, और उन्हीं एलिमेंट्स को लेकर एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारी अर्थ क्रस्ट का 98% हिस्सा 8 एलिमेंट्स का बना है। वो एलिमेंट कौन कौन से हैं? वो है ऑक्सीजन, सिलिकन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। इनमें से 4 के बारे में एसएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जिनको मैंने ब्लू में मार्क करा है, और बाकी के 4 भी इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, तो हमको उनको भी याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो ऑक्सीजन का कॉन्टेंट है हमारी अर्थ क्रस्ट में वो कितना है? वो है 47%। सिलिकॉन का कितना है? वो है 28%। एल्यूमिनियम का है 8%। जो आयरन है उसका है 5%। अब देखो कार्बन के बारे में पूछा गया, कार्बन का है कितना? 0.025%। और जो मिका है मिनरल, वो हमारे अर्थ की फॉर्मेशन में कितना हिस्सा है उसका? वो है 4%। अब देखो ये जो 4 हैं इनके बारे में एसएससी ने अभी पूछा नहीं है, और ये भी हमको याद रखना है। तो कैल्शियम का हिस्सा है 3.6%, सोडियम का है 2.8, पोटाशियम का है 2.6, और सबसे कम है मैग्नीशियम जिसका है 2.1%। अब देखो एसएससी में क्रस्ट को लेकर और भी क्वेश्चन पूछा यह गया कि जो हमारी क्रस्ट का जो मास होता है वो हमारे अर्थ के मास का कितना होता है? तो वो होता है लेस देन 1%। मतलब जितना अर्थ का मास होता है उसका 1% से भी कम हमारी क्रस्ट का मास होता है। और जो एवरेज थिकनेस है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की वो कितनी है? 30 किलोमीटर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। फिर ये पूछा गया कि जो आउटसाइड लेयर होती है हमारी अर्थ की, जो ज़्यादा घनी नहीं होती है, ज़्यादा थिक भी नहीं होती है, तो वो कौन सी है? वो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। फिर पूछा ये गया कि ये तो कॉन्टिनेंट्स के बारे में पूछा गया कि जो हमारी अर्थ सरफेस है वो उसमें जो कॉन्टिनेंट्स है उसका कितना परसेंट है? मतलब 70 to 71% हिस्से पे तो पानी है, तो बचा हुआ जो हिस्सा है वो क्या है? हमारी अर्थ सरफेस है, 29 to 30%। अब हम बात करेंगे मेंटल की। इसकी डेप्थ क्रस्ट से 2900 किलोमीटर तक है नीचे तक, और इसमें जो मेन मिनरल कंटेंट है वो कौन सा है? एक तो सिलिका है और एक मैग्नीशियम है। और ये सेम कंटेंट किस में होता है? ये होता है ओशियनिक क्रस्ट में भी होता है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है उसमें पाए जाते हैं सिलिका और एल्यूमिनियम। इसको हम डायग्राम में भी देखते हैं। यहाँ पे देखो मेंटल जो है क्रस्ट के जो नीचे की लेयर है वहां से लेकर आउटर कोर तक फैला हुआ है, और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है मेंटल को। एक तो अपर मेंटल जो ये वाला पोर्शन है जिसमें 3 लेयर दिखा रखी हैं, और फिर आता है लोअर मेंटल जिसमें ये वाला पार्ट है। लोअर मेंटल हमारे अर्थ में सॉलिड पार्ट होता है, जिसमें सॉलिड होता है, केवल रॉक्स होती हैं। लेकिन जो अपर मेंटल है उसमें 3 लेयर्स है, जिसमें सबसे ऊपर वाली जो लेयर है जिसको ब्राउन में दिखा रखा है वो लेयर है वो होती है सॉलिड। लेकिन इसके जस्ट नीचे वाली जो लेयर है जिसको एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं वो होती है सेमी सॉलिड, यहाँ पे मैग्मा भरा होता है। फिर इसके नीचे की जो येलो में दिखा रखी ये वाली लेयर है ये वाली होती है सॉलिड। अब देखो जो एस्थेनोस्फेयर है वो हमारी अर्थ सरफेस से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ओके, अब इसमें एक टर्म और आती है लिथोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर कहाँ तक से कहाँ तक फैला हुआ है? अगर मैं देखो इसको हटा दूं तो देखो हमारी अर्थ क्रस्ट को लेकर ये वाली हमारी अर्थ क्रस्ट हो गई, और इससे लेकर जो अपर सॉलिड मेंटल पार्ट जो है, मतलब जो एस्थेनोस्फेयर के जस्ट ऊपर वाली जो लेयर है मेंटल की, वो पूरा किस में आता है? वो लिथोस्फेयर के अंदर आता है। ये वाला पूरा पोर्शन लिथोस्फेयर के अंदर आता है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि जो मिनरल कंटेंट होता है मेंटल के अंदर वो कौन सा होता है? सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। सिमिलरली जो इसमें हमारे ओशियनिक क्रस्ट होती है उसमें भी सीमा होता है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है उसमें क्या होता है? सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। अब देखो लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर को लेकर एसएससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो हमारी अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है? तो देखो आउटर मोस्ट लेयर ऐसे तो क्रस्ट होती है, लेकिन अगर क्रस्ट ऑप्शन में ना हो तो क्या होगा? लिथोस्फेयर होगा उसका आंसर। फिर पूछा गया कि जो लिथोस्फेयर की थिकनेस होती है वो कितनी होती है? तो हमारा लिथोस्फेयर हमारी अर्थ क्रस्ट से 10 to 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। फिर पूछा गया कि जो इसकी मैक्सिमम डेप्थ होती है लिथोस्फेयर की वो कहाँ पर होती है? तो वो होती है पैसिफिक ओशियन के अंदर, जो प्रशांत महासागर है उसमें सबसे ज़्यादा इसकी डेप्थ होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। फिर पूछा गया कि जो अपर पोर्शन होता है मेंटल का
उसको क्या बोलते हैं? देखो मेंटल का जैसे मैंने बताया कि अपर पोर्शन कौन सा हो गया, ये वाला अपर पोर्शन हो गया मेंटल का, जिसमें 3 लेयर्स आती हैं। ये वाली होती है सॉलिड, ये वाली होती है सेमी सॉलिड जिसमें मैग्मा भरा होता है, जिसको एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं, और ये फिर से सॉलिड आती है। तो इसका आंसर जाएगा एस्थेनोस्फेयर। फिर पूछा जा रहा है कि जो सॉफ्ट सेमी फ्लूइड लेयर होती है अर्थ के अपर मेंटल में, वो कौन सी होती है? उसका नाम होता है एस्थेनोस्फेयर। अब हम बात करेंगे कोर की। ये हमारी अर्थ की इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर की लेयर होती है, और जिसकी रेडियस होती है 3500 किलोमीटर। और इसके अंदर अगर मिनरल कंटेंट की बात करूँ तो उसमें पाया जाता है निकल एंड आयरन। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि जो ओशियनिक क्रस्ट होती है उसमें होती है सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। फिर आता है जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है उसमें होता है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, जिसको सियाल बोलते हैं। और मेंटल में भी कौन सी होती है जो सेम होती है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और कोर में क्या पाया जाता है? निकल प्लस आयरन, जिसको फेरस बोलते हैं। अब देखो मेंटल की तरह कोर को भी दो पार्ट्स में, दो लेयर्स में डिवाइड करा है, एक तो आउटर कोर और एक इनर कोर। जो इनर कोर होती है वो तो सॉलिड पार्ट होती है, और जो आउटर कोर होती है वो लिक्विड पार्ट होती है। और यहाँ पे क्या भरा होता है? यहाँ पे मैग्मा भरा होता है। अब देखो जो कन्वेक्शन करंट की वजह से ये मैग्मा रोटेट करने लगता है। अब ये कन्वेक्शन करंट क्या होती है इसको थोड़ा आगे समझेंगे। अब जब ये मैग्मा रोटेट होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, और ये जब इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और इसी को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया कि जो हमारी आउटर कोर होती है अर्थ की, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब देखो हमारी अर्थ पर इनफाइनाइट टाइप के लैंडफॉर्म्स होते हैं, जैसे माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन हो गए, सी हो गए, रिवर्स हो गए। तो ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसा होता है? तो इनका फॉर्मेशन दो टाइप की प्रोसेस से होता है, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अभी हम यहाँ पे इंटरनल प्रोसेस की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो हमारी अर्थ की क्रस्ट और अपर मेंटल का सॉलिड पार्ट है उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये हमारी अर्थ की क्रस्ट है और ये अपर मेंटल का सॉलिड पार्ट है। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों को लिथोस्फेयर बोलते हैं। और इसकी जो डेप्थ है वो 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक फैली हुई है। और इसकी डेप्थ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? पैसिफिक ओशन में होती है, प्रशांत महासागर में होती है। किसकी? लिथोस्फेयर की। अब देखो जो लिथोस्फेयर है वो दिखने में तो बहुत यूनिफॉर्म सिंगल लेयर नजर आता है, लेकिन ये बहुत सारी लेयर्स में डिवाइडेड है, और इन लेयर्स को टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। और ये जो प्लेट्स हैं कुछ मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। अगर मैं मेजर प्लेट की बात करूं तो टोटल 7 मेजर प्लेट्स हैं, और माइनर प्लेट्स ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 8 इनमें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेजर प्लेट्स की। तो ये कौन कौन सी हैं? ये आ गई पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। फिर अगर मैं माइनर प्लेट्स की बात करूं तो ये आ गई जोन डे फूका प्लेट, कोकोस प्लेट, कैरेबियन प्लेट, नाजका प्लेट, फिर आती है अरेबियन प्लेट, फिर इंडियन प्लेट, और सबसे लास्ट में आती है फिलीपाइन सी प्लेट। अब देखो इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकेशन को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा कि जो नाजका प्लेट है वो किन के बीच में लाई करती है? तो नाजका प्लेट करती है यहाँ पे, देखो ये है नाजका प्लेट, और ये साउथ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में पाई जाती है। देखो तो आंसर आएगा इसका साउथ अमेरिकन एंड पैसिफिक प्लेट। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया। और इसके अलावा प्लेट्स पे क्वेश्चन ये पूछे गए कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसमें जो लिथोस्फेयर को कितनी प्लेट्स में डिवाइड करा है? तो 7 मेजर प्लेट्स में डिवाइड करा है। फिर पूछा गया कि जो अफ्रीकन, अंटार्कटिक, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, नॉर्थ अमेरिकन, पैसिफिक और साउथ अमेरिकन, ये क्या है? ये 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। अब देखो जो एल्फ्रेड वेगनर थे जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, तो उन्होंने उस थ्योरी को प्रूव करने के लिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी दी। और उन्होंने इसमें एक अजम्पशन माना कि जो लिथोस्फेयर की जो प्लेट्स हैं वो एस्थोनोस्फेयर के ऊपर मूव कर रही हैं। जब भी प्लेट्स मूव करेंगी तो एक दूसरे से टकराएंगी भी, इनके बीच में इंट्रैक्शन होगा। तो ये इंट्रैक्शन 3 तरीके से होता है। कौन कौन से? एक तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, एक कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री और एक ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। अभी क्या क्या होते हैं इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की, जिसको हिंदी में अपसारी प्लेट सीमा बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्लेट है एक दूसरे से दूर जाती है। अब एक दूसरे से दूर जाएगी तो यहाँ पे क्रैक डेवलप होगा, और जो एस्थोनोस्फेयर के अंदर जो लावा है वो बाहर निकलेगा, और यहाँ पे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलते हैं, जिसमें दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है। अब हम बात करेंगे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की, अभिसारी प्लेट सीमा की। देखो इसमें होता यह है कि दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हैं। अब एक दूसरे की तरफ आएंगी तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके फोल्ड होंगी, और फोल्ड होंगी तो यहाँ पे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा, और उन माउंटेन्स को क्या बोलेंगे? फोल्ड माउंटेन्स बोलेंगे। अब इसमें लास्ट आता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। इसमें क्या जो प्लेट्स हैं एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड करती हैं। अब एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा, और फ्रिक्शन आएगा तो यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा, और यहाँ पे लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। अब हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को लेकर। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो फादर ऑफ प्लेट टेक्टोनिक है वो कौन है? तो वो है एल्फ्रेड वेगनर।
इन्होंने ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी दी थी। फिर क्वेश्चन ये पूछा गया कि वो कौन सी थ्योरी है जिसमें ये बोला जाता है कि जो अर्थ क्रस्ट के जो पीसेस हैं वो मोशन करते हैं मेंटल के ऊपर, तो वो कौन सी थ्योरी है? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। फिर ये पूछा जाता है कि जो अर्थ के जो लिथोस्फेयर है उसको 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स में डिवाइड करा गया है, और ये किस में प्रपोज करा है, किस थ्योरी में प्रपोज करा है? तो वो थ्योरी कौन सी है? द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। फिर ये पूछा जाता है कि जो लिथोस्फेयर की जो प्लेट्स हैं वो एस्थोनोस्फेयर के ऊपर मूव करती हैं, और ये किस में बोला गया है? ये बोला गया प्लेट टेक्टोनिक्स में। फिर ये पूछा जाता है कि जो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म, ये जो टाइप्स हैं तीन, ये किसके टाइप्स हैं? वो प्लेट बाउंड्रीज के टाइप्स हैं। फिर ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट है जिसमें एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको सबडक्शन बोलते हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। मतलब जब दो प्लेट टकराती हैं तो एक प्लेट इस एक के ऊपर जाएगी और दूसरी प्लेट उसके नीचे जाएगी, तो जब दूसरी प्लेट नीचे जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको सबडक्शन बोलते हैं। अब देखो इन दो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जब प्लेट बाउंड्री कोलाइड करती हैं तो एक कंडीशन में एक दूसरे को पुश करती हैं, तो वो किसके अंडर आता है? वो आता है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में। मतलब जब वो पुश करेंगी, मतलब एक दूसरे की तरफ आएंगी, तो उसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलेंगे। और नीचे वाले क्वेश्चन में पूछा गया कि जब वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, अपार्ट होती हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें वो दूर जाएंगी मतलब डाइवर्ट होंगी, तो उसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलेंगे। अब हम बात करेंगे कन्वेंशनल करंट थ्योरी की, संबंध धारा का सिद्धांत की। ये दिया था आर्थर होम्स ने 1930s के अंदर। अब इसको समझने से पहले हमें हीट ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि हीट ट्रांसफर होता क्या है। अब देखो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो हीट का फ्लो होता है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में होता है, उसको क्या बोलते हैं? हीट ट्रांसफर बोलते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण बोलते हैं। और ये तीन फॉर्म्स में होता है, कंडक्शन जिसको चालन बोलते हैं, फिर आता है कन्वेक्शन जिसको संवहन बोलते हैं, और फिर आता है रेडिएशन जिसको विकिरण बोलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंडक्शन और रेडिएशन के बारे में। जब हीट का ट्रांसफर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो तो उसको कंडक्शन बोलते हैं, चालन बोलते हैं। देखो इस एग्जांपल में जब केटल को नीचे से गर्म करते हैं तो थोड़ी देर बाद में पता चलता है कि पूरी केटल ही गर्म हो जाती है, जबकि इसको यहाँ से गर्म भी नहीं करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो एटम्स होते हैं वो अपने पास वाले एटम को हीट का ट्रांसफर करते हैं, और इसी को कंडक्शन बोलते हैं, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। जबकि रेडिएशन में क्या होता है? रेडिएशन में जो पार्टिकल्स है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और जो हीट का ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से होता है। इस एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारी अर्थ गर्म होती है सन की वजह से, वो रेडिएशन की वजह से गर्म होती है, जिसमें पार्टिकल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे कन्वेक्शन की, संवहन की। कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू हीट का ट्रांसफर केवल और केवल लिक्विड और गैसेस में पॉसिबल होता है, सॉलिड में पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्टेड होते हैं, और कॉम्पैक्टेड होने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, जबकि जो लिक्विड और गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर पाते हैं। अब देखो कन्वेक्शन के थ्रू जो हीट का ट्रांसफर हो कैसे रहा है उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो इस एग्जाम्पल को समझने से पहले हमको एक चीज़ समझनी होगी पहले, कि जो हॉट वाटर होता है और कोल्ड वाटर होता है उनमें डिफरेंस क्या होता है। उनमें डिफरेंस ये होता है कि जो हॉट वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है, उनका जो घनत्व होता है वो क्या होता है? कम होता है। और जो कोल्ड वाटर होता है उनकी डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब देखो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका वेट ज़्यादा होगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका वेट कम होगा, और वो हल्के होंगे। अब देखो इस एग्जाम्पल को समझते हैं कि हमने एक केटल ले रखी है और केटल में पानी ले रखा है और उसको नीचे से गर्म कर रहे हैं। अब इसको नीचे से जब गर्म करेंगे तो यहाँ के जो पास के मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे? गर्म होंगे, और ऊपर के अभी ठंडे रहेंगे। अब होता ये है इसमें कि जब ये गर्म होंगे तो इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये हल्के होंगे, और हल्के होने की वजह से ये ऊपर की ओर उठेंगे। अब ऊपर की ओर उठेंगे तो यहाँ पे जो ठंडे मॉलिक्यूल्स है उनको रिप्लेस करेंगे, और यहाँ के जो ठंडे मॉलिक्यूल्स है वो भारी होने की वजह से नीचे की ओर बैठेंगे, और इस तरह से वाटर का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा और हीट का ट्रांसफर होगा। और ये जो सर्कल्स बनेंगे, यहाँ पे जो रिंग्स बनेंगी, उन्हीं रिंग्स को क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन करंट्स बोलेंगे। अब देखो वाटर के अंदर किस तरह से कन्वेक्शन करंट्स बनती हैं, इसको हम एक वीडियो के थ्रू भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक जार ले रखा है और जार में वाटर है, और यहाँ पे हमने इंक डाल रखी है। अब इंक इसलिए डाली है कि हमको वाटर का मूवमेंट क्लियरली विजिबल हो सके। तो देखो जब इसको नीचे से हम गर्म करते हैं तो जो यहाँ पे जो यहाँ का पानी है वो गर्म होने लगेगा, और गर्म होने के साथ साथ ऊपर उठेगा, और पानी के साथ साथ ये इंक भी ऊपर जाएगी, और यहाँ पे ऊपर आने के बाद में यहाँ का जो वाटर है उसको रिप्लेस करेगी। अब यहाँ का जो ठंडा वाटर है वो क्या होगा? वो नीचे की ओर बैठेगा, और इसके साथ साथ जो इंक भी है वो नीचे की ओर आएगी, और इस तरह से देखो एक जो एक सर्कल का फॉर्म होगा, एक रिंग बनेगी, जिसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन करंट्स बोलेंगे। अब देखो यही कन्वेक्शन करंट्स हमारे अर्थ के इंटीरियर में भी बनती है। होता यह है कि जो एस्टोनोस्फेयर के अंदर जो मैग्मा भरा होता है वो गर्म होने की वजह से ऊपर उड़ता है,
और यहाँ पे जो ठंडा मैग्मा होता है उसको रिप्लेस करता है और ये ठंडा मैग्मा नीचे की ओर जाता है, तो कन्वेक्शन करंट्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो सर्कल बन रहा है, ये जो सेल बन रही है उसको कन्वेक्शन सेल बोलते हैं। और देखो यहाँ पे दो सेल दिखा रखी हैं, एक तो जो सेल जो राइट हैंड साइड में मूव कर रही है और एक लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रही है। अब इन्हीं सेल के साथ साथ मैग्मा मूव करेगा, और जब मैग्मा इधर मूव करेगा तो ये वाली जो प्लेट है, लिथोस्फेयर प्लेट है, वो भी राइट हैंड साइड मूव करेगी। और इधर जो सेल है जिसके साथ साथ जो मैग्मा है वो इधर मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और इसी मैग्मा के साथ जो लिथोस्फेयर की जो प्लेट है वो भी लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगी। और जब ये प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी तो यहाँ पे क्रैक डेवलप होगा, और ये जो मैग्मा भरा है ये बाहर की ओर निकलेगा, और यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होगा, और यहाँ पे लैंड का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग की। अब देखो पहले ये जानेंगे कि थ्योरी क्यों दी गई। हुआ ये कि पहले लोगों को लगता था कि जो सी का फ्लोर है वो बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और उस टाइम जर्मनी ने जो सबमरीन यूज़ करी थी, उन सबमरीन की हेल्प से मैनकाइंड पहली बार सी के फ्लोर तक गया, और उन्होंने वहाँ देखा कि जो सी का फ्लोर है वो फ्लैट नहीं है, वहाँ पे बहुत टाइप के लैंड फॉर्म्स बने हुए हैं। और जब उन्होंने इन लैंड फॉर्म्स की स्टडी करी तो उनके सामने 3 क्वेश्चन आए। पहला तो ये कि जब उन्होंने सी फ्लोर के रॉक्स की सैंपल की स्टडी करी और उनकी एज निकाली, तो वो इस बात से सरप्राइज हुए कि उन रॉक्स की जो एज थी वो मिड मेसोजोइक एरा से ओल्ड नहीं थी। अब ये वही टाइम था जब हमारा पेंजिया ब्रेक हुआ और लोराशिया और गोंडवाना में टूटा। और क्यों हमारे पास जो एविडेंस है वो केवल मिड मेसोजोइक एरा तक के ही हैं। फिर उनके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन ये आया कि जो मिड ओशियानिक रीजन है जहाँ से वोल्केनो निकल रहा है, ये एक अपलिफ्टेड रीजन रहता है, मतलब थोड़ा उभरा हुआ रहता है, ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है वोल्केनो की वजह से। तो उन्होंने जब यहाँ की रॉक्स की एज निकाली तो उन्होंने ये पाया कि यहाँ की रॉक्स की एज सबसे यंगेस्ट थी। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस मिड ओशियानिक रीजन से जब वो दूर जा रहे थे दोनों तरफ, तो उन्होंने ये पाया कि जो रॉक्स की एज थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। मतलब जब उन्होंने यहाँ की रॉक्स की एज निकाली तो वो इससे ओल्डर थी, फिर यहाँ की निकाली तो वो इससे ओल्डर थी, मतलब जैसे जैसे वो दूर जाते गए दोनों तरफ वैसे वैसे उनकी रॉक्स की एज बढ़ती गई। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उनके दिमाग में तीसरा क्वेश्चन ये आया कि जो ओशियनिक फ्लोर है वो क्यों ट्रेंचेस के पास में आके डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। देखो ये ट्रेंचेस है जिनको गर्त बोलते हैं, तो क्यों ये ओशियनिक फ्लोर यहाँ पर आके डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। और इन सब सवालों के जवाब हैरी हेस और डेट्स ने 1960s में अपनी थ्योरी सी फ्लोर स्प्रेडिंग के थ्रू दिया, जिसमें उन्होंने आर्थर होम्स की कन्वेक्शन करंट थ्योरी को यूज़ किया था। अब देखो इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि ये कन्वेक्शन सेल है और ये इनकी राइजिंग लिम्ब है दोनों। तो हो क्या रहा है कि जब मैग्मा इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इस मैग्मा के साथ जो लिथोस्फेयर की प्लेट है वो भी मूव कर रही है। अब देखो लिथोस्फेयर की जब प्लेट मूव करेगी तो ये प्लेटें इधर खिसकेंगी, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो यहाँ पे क्रैक डेवलप होगा। जब क्रैक डेवलप होगा तो यहाँ का जो मैग्मा है वो बाहर निकलेगा और यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होगा। अब वोल्केनो बाहर आएगा तो मैग्मा बाहर आएगा उसके साथ में। अब जब मैग्मा ठंडा होगा तो यहाँ पे नए फ्लोर का फॉर्मेशन होगा। अब बात ये आती है कि पुराने ओशनिक फ्लोर का क्या हुआ। देखो जब प्लेट्स दूर गई, यहाँ पर ये जब दूर जा रही हैं तो इसके साथ साथ में जो पुराने फ्लोर्स थे वो भी इनके साथ साथ इधर आ गए और इनको रिप्लेस कर दिया नए फ्लोर्स ने। और उस जगह या रीजन को जहाँ से वोल्केनो निकल रहा है और नए फ्लोर का फॉर्मेशन हो रहा है उसको मिड ओशनिक रिज बोलते हैं। और यही रीजन है कि जो मिड ओशनिक रिज होती है उसकी एज यंग होती है, और जब उससे दूर जाते हैं तो जो एज होती है रॉक्स की वो ओल्ड होती जाती है। अब देखो ऐसे तो ये पूरी अर्थ में फैली हुई है जो रेड में दिखा रखा है, लेकिन ये अटलांटिक ओशियन के बिल्कुल मिड में से निकल रही है। और ये फीचर सबसे पहले अटलांटिक ओशियन में ही देखा गया था, इसी वजह से इसका नाम मिड ओशियनिक रिज नाम दिया गया और फिर बाद में इसको चेंज नहीं करा। अब बात ये आती है कि हमको रॉक्स मिड मेसोजोइक एरा के बाद की ही क्यों मिली, उसके पहले की क्यों नहीं मिली। अब देखो इस डायग्राम में ये कन्वेक्शन सेल के राइजिंग लिम्स हैं, और जहाँ पे राइजिंग लिम्स मिलते हैं वहाँ पे प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है, क्योंकि मैग्मा इस तरफ मूव करता है, इसी वजह से वो दूर जाती है। यहाँ पे क्रैक डेवलप होगा और वोल्केनिक एरप्शन होगा और यहाँ पे नए फ्लोर का फॉर्मेशन होगा जिसको मिड ओशनिक रिज बोलेंगे। अब देखो जब कन्वेक्शन सेल बनेगी तो वो कब बनेगी, जहाँ पे राइजिंग लिम्ब होगा तो वो कहीं पर तो जाके डिसेंड करेगी जो लिम्स होती हैं, तो ये मैग्मा यहाँ पर नीचे आएगा, तो जहाँ पे दो डिसेंडिंग लिम्स मिलेंगे, मतलब जब मैग्मा नीचे की ओर आता है तो यहाँ पे देखो फ्लोर ये जो है ये इस तरफ मूव करेगा और ये वाला फ्लोर इस तरफ मूव करेगा, मतलब ये जो प्लेट्स है एक दूसरे से टकराएंगी। अब ये एक दूसरे से टकराएंगी तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाएंगे, तो कौन सी नीचे जाएगी, जो भारी होगी। तो जो भारी होगी वो प्लेट नीचे की ओर जाएगी, और यहाँ पर होता है क्या है कि जो ओशनिक प्लेट होती है वो हैवी होती है और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वो हल्की होती है। तो यहाँ पर ओशनिक प्लेट नीचे जाएगी जिसको सबडक्शन बोलते हैं, और यहाँ पे ट्रेंच का फॉर्मेशन होगा और ये ओशनिक प्लेट नीचे जाके फिर से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है। यही रीज़न है कि क्यों हमें मिड मेसोजोइक एरा के पहले की रॉक्स नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं और मैग्मा में कन्वर्ट हो रही है, कहाँ पर, ट्रेंचेस में।
अभी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है डिसकंटिन्यूटीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं असंतता। अब ये डिसकंटिन्यूटीज होती क्या है? देखो, जैसे कि हमें पता है कि हमारी अर्थ को 3 लेयर्स में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो आती है हमारी क्रस्ट, फिर आती है मेंटल, जिसमें मेंटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। एक तो अपर मेंटल, ये वाला पोर्शन जो है अपर मेंटल है। फिर आती है जो लोअर मेंटल आता है, ये वाला हो गया। और फिर थर्ड लेयर कौन सी आ गई? कोर, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक तो आउटर कोर और एक इनर कोर। अब देखो, ये लेयर्स एक दूसरे से सेपरेट करी गई हैं ट्रांजिशन जोन से, और इन्हीं ट्रांजिशन जोन्स को डिसकंटिन्यूटीज बोलते हैं। और टोटल 5 डिसकंटिन्यूटीज है। कौन कौन सी? कॉन्ट्राड, मोहो, रेपेट्टी, गुटेनबर्ग और लेमन। इनको याद कैसे रखना है? जो हमारे राहुल गांधी जी हैं वो पीएम तो बने नहीं, वो सीएम बन गए। और किसने बनाया? लेहमन ने बनाया। तो सी से हो गया कॉन्ट्राड, एम से हो गया मोहो, आर से हो गया रेपेट्टी, जी से हो गया गुटेनबर्ग और एल से हो गया लेमन। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्ट्राड डिसकंटिन्यूटी की। ये किन किन के बीच में? ये ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच की डिसकंटिन्यूटी है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो सियाल और जो सीमा के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको बोलते हैं कॉन्ट्राड डिसकंटिन्यूटी। फिर हम बात करेंगे मोहो डिसकंटिन्यूटी की। अब देखो, ये है हमारी अर्थ क्रस्ट और यहाँ से शुरू हो जाता है मेंटल। तो जो अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको बोलेंगे मोहो डिसकंटिन्यूटी। फिर बात आती है रेपेटिव डिसकंटिन्यूटी की। तो देखो, जैसे कि हमको पता है कि हमारा जो मेंटल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल। तो जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करती है उसको रेपेटिव डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी की। अब देखो, यहाँ तक हमारा मेंटल है ऊपर तक, और इसके नीचे कोर शुरू हो जाती है। तो जो मेंटल और कोर को जो अलग करती है उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो लोअर मेंटल और आउटर कोर को जो अलग करती है उसको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। फिर लास्ट में आता है लेहमन डिसकंटिन्यूटी, जो कि आउटर कोर को इनर कोर से अलग करता है। अब हम देखेंगे जो एसएससी में डिसकंटिन्यूटी पे जो क्वेश्चन पूछे गए उनको। अब देखो, मोह को लेकर 3 क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जो अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो बाउंड्री बनती है उसको क्या बोलते हैं? उसको मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है और यहाँ पर भी सेम चीज़ पूछ रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है वो किन किन के बीच में है। देखो यहाँ पे ये आ गया गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये बनाती है, ये ऊपर का हो गया मेंटल और यहाँ से शुरू होती है कोर। तो जो मेंटल और कोर के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। फिर आता है क्वेश्चन की जो डिसकंटिन्यूटी बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर। देखो, यहाँ पे जो आउटर कोर, ये वाले आउटर कोर होगी और ये इनर कोर है, तो इन दोनों के बीच में कौन सी है? लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ओके, थैंक यू।